माय डियर स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से एक नए चैप्टर के साथ क्लास 10th एनसीईआरटी सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स, इसका नाम है भोली। चैप्टर का नाम है भोली। आज इस चैप्टर पे फोकस करेंगे। चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके कुछ वैल्यूज, कुछ मैसेजेस थोड़ा सा उस पर लाइट थ्रो कर दूं कि क्या क्या चीज़ें इसमें आपको सीखेंगे आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो पहली चीज़ आपको ये देखने को मिलेगा कि इसमें सबसे बड़ा एक जो एजुकेशन का रोल एक गर्ल या वुमेन की लाइफ में होता है वो देखने को मिलेगा। किस तरीके से ये विमेन एम्पावरमेंट जो टाइटल है, जो टैग है, बड़ा चलता है। उसमें आप देखेंगे किस तरीके इतना बड़ा रोल प्ले करता है, एजुकेशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरा आप देखेंगे कि किस तरीके से एक स्टूडेंट या एक इंसान की जिंदगी में टीचर का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितना बड़ा रोल टीचर एक की फैक्टर बन के बाहर आता है और वो उस बच्चे की लाइफ को पूरी तरीके से एंटायरली ट्रांसफॉर्म कर देता है। और भी आप देखेंगे कि किसी के घर में अगर कोई बच्चा हो या बच्ची हो, जो भी है, अगर वो फिजिकली चैलेंज्ड हो जाए, मेंटली डिसेबल हो जाए, फिजिकली डिसेबल हो जाए या कोई भी तरीके से वो इम्पेयर्ड हो जाए, तो उसी को कुछ समय के बाद एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट किया जाता है। मतलब एक ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीटमेंट होता है। मतलब उसे एक ह्यूमन बीइंग के उस करेक्टर के तरीके से नहीं माना जाता जिस तरीके से पहले वो बिना डिसेबिलिटी के था। मतलब डिसेबिलिटी आने के बाद कुछ समय के बाद एक एटीट्यूड बदल जाता है, जैसा कि इस स्टोरी में भी आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद आप ये भी देखेंगे कि किस तरीके से कहानी में ट्विस्ट आता है कि भोली का फादर उसे इसलिए नहीं भेजता कि वो पढ़ने इसलिए जाए क्योंकि वो चाहता है कि भोली पढ़ लिख के कुछ बन जाए। एक दूसरे इंटेंशन, एक ऐसे माहौल में उसको भेजता है जिसमें उसका इरादा ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बट अचानक से आप देखें कहानी में ट्विस्ट आता है और वही एजुकेशन उसको कहाँ से कहाँ लेके चला जाता है। वो भोली जो सिंपलटन यानी बुद्धू या भोली, भोली का मतलब ही जिसे इजीली ट्रिक किया जा सके, इजीली उसे मतलब बहकाया जा सके, इजीली मूर्ख बनाया जा सके, उसी तरीके से उसका नाम भोली। हालांकि उसका नाम भोली नहीं है। आप देखें किस तरीके से एक टीचर ने एक ऐसा रोल प्ले किया कि उसकी एक भोली से जर्नी शुरू होती है और भोली से ले जाकर उसे सुलेखा तक पहुंचा देता है उसका टीचर, पहुंचा देती है उसकी टीचर। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं इस कहानी को। चाइल्डहुड से लिखा है कि चाइल्डहुड से ही भोली जो है घर पे नेग्लेक्टेड थी। हालांकि ये चीज थोड़ा सा अभी और आपको समझ में आएगा। शुरू से ही, बचपन चाइल्डहुड से ही नेग्लेक्टेड हो गई वो। लेकिन फिर भी लिखा है कि फिर भी उसके टीचर ने स्पेशल इंटरेस्ट उसमें दिखाया। उसमें थोड़ा स्पेशल की स्पेलिंग गलत है, उसको सही कर लीजिए। तो लिखा है कि बचपन से ही भोली नेग्लेक्टेड थी घर पे। फिर जब वो नेग्लेक्टेड थी तो टीचर ने उसमें स्पेशल इंटरेस्ट क्यों दिखाया? ये बहुत बड़ा सवाल है कि टीचर ने स्पेशल इंटरेस्ट क्यों दिखाया जबकि घर के लोग इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं। और क्या जो भोली है उस टीचर के एक्सपेक्टेशन को मेजर अप करती है? क्योंकि जब टीचर ने उसमें दिखाया कि हाँ इसमें कुछ है, काबिलियत है, तो क्या भोली उस टीचर के एक्सपेक्टेशन पे, उम्मीद पर खरी उतरती है, उसके पैमाने पर खरी उतरती है, उसको मेजर अप करती है? उसका नाम सुलेखा था, लेकिन बचपन से ही हर कोई उसे भोली नाम से बुलाता था। भोली का मतलब होता है सिंपलटन। सिंपलटन का मतलब होता है जो बहुत बुद्धू टाइप का, जिसे आसानी से झांसे मिलाया जा सके, उसे मूर्ख बनाया जा सके। सी वो द फोर्थ डॉटर ऑफ ये जो नंबरदार लाल रामलाल जी हैं। एक नंबरदार एक्चुअली उस समय एक पोस्ट दी जाती थी ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ब्रिटिशर्स के समय में, जिसमें रेवेन्यू कलेक्शन जो करता था उसे नंबरदार बोला जाता था। जो रेवेन्यू टैक्स वगैरह कलेक्शन करता था, रेवेन्यू जनरेट करता था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, उसे बोला जाता था नंबरदार। और जब वो 10 महीने की थी तो वो एक मतलब पलंग से, कॉट से, चारपाई से गिर पड़ी और वो भी सिर के बल गिरी। और शायद उसी ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया, कुछ हिस्सा उसका डैमेज हो गया। और यही रीजन था कि वो बैकवर्ड चाइल्ड बनी रही, मतलब फॉरवर्ड चाइल्ड नहीं बन पाई। उतना तेजी से उसका एडवांसमेंट या तरीके से आगे देखा जाए तो ग्रोथ रुक गई उसकी। मतलब वो दिमागी तौर पे उतना मजबूत नहीं हो पाई जितना कि दूसरे बच्चे मजबूत हुए। और इसीलिए उसका नाम पड़ गया भोली द सिंपलटन। बर्थ, एट बर्थ चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। जब बर्थ हुआ तो लड़की जो है, बच्ची जो थी, वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही फेयर कॉम्प्लेक्शन था, गोरी थी वो। लेकिन जब वो 2 साल की हुई तो उसे एक अटैक हुआ स्मॉल पॉक्स का, जिसको आप चेचक बोलते हैं। स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ और
केवल उसकी आंखें पर बच पाई, बाकी पूरी एंटायर बॉडी परमानेंटली डिसफिगर्ड हो गई। इतना खूबसूरत सी बच्ची, कलर फेयर कॉम्प्लेक्शन, ऊपर से पेटी, लेकिन जब वो स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ तो परमानेंटली डिसफिगर्ड हो, डीप ब्लैक पोक मार्क्स बन गए। जब चेचक होता है तो काफी डीप ब्लैक पोक मार्क्स बनते हैं, ऐसे निशान बन जाते हैं जो बिल्कुल जल्दी हटते नहीं है। और वो जो छोटी सुलेखा थी, उसकी सबसे बड़ी बात थी कि कुड नॉट स्पीक वेल टिल शी वाज 5। जब तक उसकी उम्र 5 साल नहीं होगी तब तक वो सही से कुड नॉट स्पीक, बोल ही नहीं सकी वो। और फाइनली जब उसने बोलना भी सीखा तो वो हकलाती थी, स्टैमरिंग करती थी, बोल नहीं पाती थी वो। और यही रीजन था कि दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। दूसरे बच्चे इसलिए मजाक उड़ाते थे क्योंकि उनके जैसा ये बोलती नहीं थी और ये हकलाती थी। और यही रीजन था कि वो बहुत कम बात करती थी, क्योंकि उसे मालूम चल गया कि मैं जितना ही बोलूंगी उतना ही ये लोग हंसेंगे, इसलिए सोचती थी कि मैं बोलूंगी और ना ही ये सारे बच्चे हंसेंगे। रामलाल के पास 7 बच्चे थे, 3 बेटा 4 बेटियां, और सबसे छोटी का नाम था भोली। रामलाल का परिवार बहुत ही प्रॉस्पेरस था, वेल टू डू फैमिली थी। मतलब एक तरीके से कहा जाए ना तो बहुत ही धनी परिवार था, समृद्ध परिवार था, खाने पीने के लिए बहुत पर्याप्त था। बेटे जहां तक था चिल्ड्रन से भोली को छोड़ करके बाकी सब एक्सेप्ट हेल्दी और स्ट्रांग थे। बेटे भेज दिए गए शहर पे पढ़ाई करने के लिए, स्कूल्स में, बाद में कॉलेजेस में चले गए। जहां तक उस समय एक्चुअली क्या था कि बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता था, बेटे को भेज दिया गया। पहले वो स्कूल गए, स्कूल से कॉलेजेस गए। बेटियां, जिसमें सबसे पहले का नाम राधा, जो कि सबसे बड़ी थी, उसकी पहले से शादी हो चुकी थी। दूसरी बेटी जिसका नाम मंगला, उसकी भी शादी सेटल्ड थी, तय थी। और जब उसकी शादी हो जाती तो रामलाल किसके बारे में सोचता? चंपा के बारे में सोचता। ये 3 बेटियां, ये सब गुड लुकिंग, हेल्दी, और बिल्कुल इनके लिए जो कहते हैं ना कि ब्राइड ग्रूम खोजना, यानी दूल्हा खोजना, यानी उनका वर खोजना आसान था। क्यों? क्योंकि ये सब गुड लुकिंग थी, हेल्दी थी, इनमें कोई कमियां नहीं थी। उस समय की जो डिमांड थी वो यही थी कि गुड लुकिंग हो, हेल्दी हो, अच्छी हो। बस पढ़ाई से बहुत ज्यादा कनेक्शन था नहीं रामलाल उसके बारे में। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत किसके बारे में थी? भोली के बारे में, क्योंकि उसे ना तो देखने में अच्छी थी और ना ही वो इंटेलिजेंस थी, क्योंकि उसको ब्रेन, जब वो पलंग से गिरी थी तो उसका ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हुआ, जिसके चलते वो दिमाग से भी काफी कमजोर थी। भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हुई, और उसी साल प्राइमरी स्कूल जो है उसके गांव में खुला। भोली उस समय कितने साल की है? 7 साल की है, और उसी साल गांव में एक प्राइमरी स्कूल ओपन होता है। तहसीलदार साहब आए उसकी इनॉग्रेशन के लिए, ओपनिंग सेरेमनी के लिए आए कि इसका शुभारंभ किया जाए। और जब वो आए तो उन्होंने रामलाल से कहा कि देखो रामलाल, तुम रेवेन्यू ऑफिशियल हो और तुम गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हो क्योंकि तुम नंबरदार हो और तुम एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हो। रेवेन्यू ऑफिशियल के तौर पे तुम्हें एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, और वो एग्जाम्पल ये सेट करो कि तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। अब बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए, ये बात उसने आकर के तहसीलदार ने बात कर दी। उस रात हुआ ये कि रामलाल ने अपनी वाइफ से कंसल्ट किया, क्योंकि उसने सोचा अपनी वाइफ से बात करें इस बारे में। तो उस चिल्ला पड़ी और कहती है कि पागल हो क्या तुम, क्रेजी हो? अगर लड़कियां स्कूल गई तो उनसे शादी कौन करेगा? क्योंकि लड़कियां अगर स्कूल चली गई तो शादी कौन करेगा? मतलब उस समय लड़कियों का पढ़ लिख लेना मतलब उसी योग्य वर का खोजना। उस समय एजुकेशन का लेवल इस लेवल था कि लड़का, अगर लड़की पढ़ी नहीं तो लड़का नहीं पढ़ा लिखा तो शादी हो जाएगी, लेकिन अगर लड़की पढ़ लिख ली तो पक्का लड़का पढ़ा लिखा होना ही चाहिए, और ऐसी कंडीशन में मिलना, बहुत योग्य वर मिलना मुश्किल हो जाएगा। बट रामलाल के अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि तहसीलदार साहब की बात काट दे, क्योंकि बात तो तहसीलदार साहब की थी। देखिए ध्यान से, भोली अब वो बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहता, बात डर की है, करेज नहीं है उसके अंदर कि वो तहसीलदार साहब की बात को डिसओबे कर सके। और लास्ट में उसकी वाइफ ने कहा कि आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताऊंगी करना क्या है। और उसने कहा भोली को स्कूल भेज दो, भोली को स्कूल भेज दो। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पढ़ने लिखने के, उसके शादी होने के चांसेस बहुत कम है। भोली के शादी होने के चांसेस, देखिए इरादा कितना इल इंटेंशन है,
कहते हैं इरादा अगर पायस ना हो, पवित्र ना हो, तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। उसने कहा इसलिए क्योंकि उसके शादी होने के चांसेस कम है, और चूंकि उसका फेस कैसा है, कुरूप है, और बुद्धि तो उसके पास बुद्धि की कमी है, लैक ऑफ सेंस है। एक काम करो, स्कूल के टीचर्स को ही उसके बारे में चिंता करने दो, मतलब भेज दो, स्कूल के टीचर्स ही इसके बारे में सोचेंगे। अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा और चलो मेरे साथ स्कूल चलेंगे। भोली को क्या पता स्कूल कौन सी चीज होती है, भोली को तो पता ही नहीं था स्कूल कोई ऐसी चीज, उसको पहली बार उसने सुना, और भोली डरी हुई थी। उसे पता ही नहीं था स्कूल क्या होता है। उसे याद आया कि कुछ समय पहले उसकी एक गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, उसे घर से बाहर निकाला गया। घर से बाहर निकालने के बाद उसको बेच दिया कि वो दोबारा हुआ ही नहीं। इसको लगा कि मुझे भी ये लोग घर से बाहर निकाल रहे हैं और मुझे भी ये लोग सेल कर देंगे। दिमाग में आया उस छोटे से बच्चे के दिमाग में, कुछ नहीं पता था। उसने कहा कि उसे पता नहीं था कि स्कूल किसके जैसा होता है, तो बस उसने कहा कि व्हाट्स द मैटर विद यू फूल। देखिए आप सेंटेंस देखिए, व्हाट्स द मैटर विद यू फूल, शाउटेड रामलाल। रामलाल चिल्ला के कहता है बात क्या है तुम मूर्ख। मूर्ख उसे बोलता है, फूल बेटी को अपने मूर्ख कहता है। मैं तो तुम्हें केवल स्कूल ले जा रहा हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा एक काम करो, इसे डिसेंट क्लॉथ, कुछ अच्छे बढ़िया कपड़े पहना दो, डिसेंट क्लॉथ पहना दो, नहीं तो टीचर्स और वहाँ के स्कूल गर्ल्स हमारे बारे में क्या सोचेंगी। तो सोचिए, उस बच्ची को कह रहे हैं कि इसका थोड़ा अच्छा कपड़ा पहना दो, नहीं तो टीचर्स और स्कूल की बच्चियां हमारे बारे में क्या सोचेंगी। मतलब बच्ची को आज इसलिए डिसेंट कपड़े पहनाओ क्योंकि स्कूल की टीचर्स या बच्चियां हमारे बारे में क्या सोचेंगी। अपनी सोशल स्टेटस को बनाने के लिए आज वो कह रहे हैं अच्छे कपड़े पहना दो बेटी को। और उसके बाद फिर क्या होता है कि नए क्लॉथ्स उसे कभी, देखिए कहानी देखिए कितना ओवरलुक्ड गर्ल है ये, उसको कभी भोली के लिए नेवर कभी नए कपड़े थोड़ी बने थे। होता है था कि उसकी जो सिस्टर्स होती थी उन्हीं के कपड़े उसको पास ऑन होते थे, उनकी जो बड़ी बहनें थी मंगला और चंपा, ये सब जो थी वही कपड़े उसको मिलते थे। कोई उस कपड़ों में लिखा है कि नो वन केयर टू मेंड और वॉश क्लॉथ्स, कोई उसके कपड़ों को न तो अगर फट जाए तो मेंडिंग नहीं करता था, कोई रिपेयर नहीं करता था, ना ही वॉश करने की केयर करता था। लेकिन आज बड़ी लकी थी क्योंकि मुझे आज एक क्लीन ड्रेस मिला, वो भी काफी सिकुड़ गया था, काफी सिकुड़ा हुआ था, वो श्रिंक था काफी वॉशिंग होने की वजह से, और अब चंपा को फिट भी नहीं हो रहा था। और यहाँ तक उसे बेब्ड यानी नहलाया गया, ऑयल रब किया गया, उसके ड्राई एंड मैटेड हेयर जो काफी सूखे और उलझे हुए बाल थे उसमें ऑयल लगाया गया, उसको कंघी की गई। और तब जाके उसे महसूस हुआ कि स्कूल कोई अच्छी जगह है जो घर से अच्छी जगह है। फिर उसे महसूस हुआ कि स्कूल कोई ऐसी जगह है जो बहुत ही बेटर प्लेस है जहां मैं रह रही हूँ। घर जब पहुंचे तो बच्चे ऑलरेडी वहां क्लासरूम में थे। रामलाल ने ले जा करके उसको हैंड ओवर कर दिया जो वहाँ की हेडमिस्ट्रेस थी, और उसे अकेला छोड़ के बेचारी द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर फियर लैडन आइज। अब पूरी डर से भरी आंखें थी उसकी, चारों तरफ देख रही है। और वहां बहुत सारे रूम थे, बहुत सारी लड़कियां थी, सब स्कॉटेड यानी हील के बल, घुटनों के बल मुड़ करके बैठी हुई थी। और उसके बाद लिखा है कि कुछ न कुछ पढ़ रही थी, कुछ लिख रही थी। और हेडमिस्ट्रेस ने भोली से कहा कि क्लासरूम्स के किसी एक कॉर्नर में जाके तो बैठ जाओ। बोली कोई उसे पता ही नहीं था स्कूल किसके जैसा होता है और क्या होता है वहां पे। बस उसे एक चीज की अच्छा लगा कि उसकी उम्र की कुछ लड़कियां वहां पे दिख रही थी। उसे लगा कि कोई ना कोई तो मेरा दोस्त बन ही जाएगा, कोई दोस्त मेरी बन जाएगी। और उसके बाद वो लेडी टीचर जो उसकी जो क्लास में थी, कुछ पढ़ा रही थी, कुछ बता रही थी गर्ल्स को। भोली कुछ समझ नहीं सकी इसलिए क्योंकि वो जानती थी नहीं, बस उसे पिक्चर्स देखे, दीवार पे तस्वीरें लगी हुई थी और वो कलर्स उसे फैसिनेट कर रहे थे। जो तस्वीरों पे जो कलर्स, मतलब दीवार पे जो पिक्चर्स थे उसमें जो कलर्स थे उसे आकर्षित कर रहे थे। एक उसमें हॉर्स दिखा ब्राउन कलर का, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे तहसीलदार साहब गांव विजिट करने के लिए जब आए थे इनॉग्रेशन के लिए, तो उस समय का उस घोड़े का कलर वो दिख रहा था। गोट भी एक ब्लैक कलर की दिख रही थी, बिल्कुल जैसे पड़ोसी की गोट वैसे ही। और एक पैरट ग्रीन कलर का दिख रहा था जैसे उसके आर्चर्ड में, बगीचे में जो दिखता है वो, और मैंगो ऑर्चर्ड में दिखता है। और वहां पर एक काऊ भी दिखी, और काऊ बिल्कुल किसके जैसी, लक्ष्मी के जैसी काऊ। और बाद में सडनली एकाएक भूली ने नोटिस किया कि टीचर उसके बगल में खड़ी होकर के खड़ी है, स्माइलिंग एट हर, उसके ऊपर मुस्कुरा रही हैं। और उसने एक आवाज बोली, व्हाट्स योर नेम लिटिल वन।
छोटे बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? अब आप ध्यान से सुनिएगा, उसने कहा व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, छोटे बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? भो 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 सी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। अब केवल उस चूंकि वो स्टैमरिंग करती थी तो उतनी ही आवाज उसके बाहर आई। अचानक से रोना शुरू कर दी और इतना ज्यादा कि पूछो ना, फ्लोड फ्रॉम हर आइज, हेल्पलेस फ्लड, इतना ज्यादा आंसू बहने जैसे कि असहाय बाढ़ की तरह, बहुत रोना शुरू कर दी वो। शी केप्ट हर हेड डाउन, और अपना सिर उसने नीचे कर लिया क्योंकि उसे मालूम था, वो सिर ऊपर उठा के नहीं देख सकती, इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसे मालूम था कि बगल में जितनी लड़कियां हैं सब हंस रही थी। क्योंकि जब वो स्टैमरिंग करी, जब वो हकलाई, तो उस समय लड़कियां हंस रही थी। और जब स्कूल की घंटी बज गई, सारी लड़कियां तेजी से भागते हुए क्लासरूम के बाहर गईं। स्करीट का मतलब टू रन क्विकली, तेजी से भागती बाहर गईं। भोली भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर, भोली के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अपने इस कॉर्नर को छोड़ सके। उस सिर नीचे झुका, अभी भी वो सिसक रही थी, अभी भी वो रो रही थी। तभी टीचर्स की वॉइस आई, वो भी कैसी वॉइस, सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, बिल्कुल सूदिंग, कंसोल करती हुई, बिल्कुल सुकून देती हुई आवाज आई। क्या आई? भोली। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। अब तक जो भी उसने समझ, जो भी उम्र उसकी रही हो, जो भी समझने लायक उम्र रही हो, इतने इस तरीके से उसको कभी बुलाया नहीं गया था, इतना फ्रेंडली। लिखा है कि इट टच्ड हर हार्ट, जिस तरीके से टीचर ने बड़े प्यार से उसको बुलाया, उसके हार्ट को टच कर गया। और उस टीचर ने कहा उठ जाओ। और ये कमांड नहीं था, ये एक आदेश नहीं था उठ जाओ उठ जाओ, बल्कि एक फ्रेंडली सजेशन था, एक दोस्ताना सुझाव था। भोली उठ गई और उसने कहा कि चलो अब अपना नाम बता दो मुझे। और फिर से भोली के पूरे शरीर से पसीना बहने, स्वेट ब्रेथ ब्रोक आउट, पसीना बहने लगा, क्योंकि उसे लगा कि ये जो मेरी हकलाती जुबान है ना, एक बार मुझे फिर से बेइज्जत करेगी। लेकिन फिर उसे लगा कि ये जो आवाज है ना, लिखा है कि फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन, इस दयालु औरत के वास्ते उसने डिसाइड किया कि मैं एक प्रयास करूंगी। और उसने, क्योंकि ये जो आवाज इतनी सूदिंग वॉइस है, ये आवाज जितना सुकून दे रही है, पक्का ये मेरे ऊपर हंसेंगी नहीं, कि अगर मुझसे थोड़ी बहुत गलती भी हुई तो मेरे ऊपर हंसेंगी नहीं। और तो इसने शुरू किया भो 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 भो, और फिर वो हकलाने लगी। तब तक टीचर ने कहा वेल डन, शाबाश शाबाश, वेल डन। द टीचर एनकरेज्ड हर एंड कम ऑन नाउ नाउ, द फुल नेम, हाँ हाँ पूरा नाम बताओ। भो 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 भोली। और अचानक से वो बोली मेरा नाम भोली है, यानी भोली बोल गई, भोली। और फाइनली शी वॉज एबल टू से, फाइनली वो बोलने में योग्य हो गई। उससे बड़ा रिलीफ महसूस हुआ, बड़ा रिलीफ महसूस हुआ, जैसे कोई दुनिया का एक बड़ा अचीवमेंट उसे मिला। क्योंकि सोचिए, अपना नाम पूरा नहीं बोल पाती थी वो, और आज टीचर की एक सूदिंग वॉइस, इतना सॉफ्ट और टचिंग वॉइस ने उसे आज उसका नाम बुलवाया। टीचर का रोल यहीं से देखते जाइएगा। और उसने कहा कि वेल डन, शाबाश। टीचर ने उसे थपथपाया प्यार से, स्नेह से, और कहा डर को दिल से बाहर निकालो, और तुम यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, तुम बिल्कुल दूसरों के जैसे बोलने के लायक हो जाओगी। भोली ऐसे ऐसे करके देखी ऊपर की निगाह करके, क्या सच में मैं बोलने लगूंगी? उसके बाद उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत इजी है, बहुत इजी होगा, ये बोलना आसान होगा। जो एक काम करो, तुम हर दिन स्कूल आया करो। क्या आओगी तुम? भोली ने सिर हिलाया। नोडिंग का मतलब होता है ऐसे ऐसे करना, और शेकिंग का मतलब नेगेटिव में होना। नोडिंग कहती है, तब तक टीचर कहती नो 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 नो, एक काम करो जोर से बोलो, आओगी? यस यस, हाँ। और भोली हरसेल्फ वाज अस्टोनिश्ड, भोली अपने आप में सरप्राइज्ड थी। क्या कि उसने, वो बोल गई कि हाँ यस, मैंने कहा था ना, डिडंट आई टेल यू, मैंने कहा था ना कि तुम बोलोगी, देखो तुम बोली ना। एक काम करो, इस किताब को ले लो, जिसमें खूबसूरत पिक्चर्स हैं, और उसमें कलर डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। और विद एवरी पिक्चर वाज अ वर्ड इन बिग लेटर्स, बिग ब्लैक लेटर्स, हर पिक्चर के साथ बिग ब्लैक लेटर्स थे। और फिर उसकी टीचर ने कहा कि 1 महीने के अंदर तुम इसको, इस बुक को पढ़ने के लायक हो जाओगी। उसके बाद मैं तुम्हें एक इससे बड़ी किताब दूंगी, फिर उसके बाद इससे भी बड़ी किताब। और एक समय आएगा, इन टाइम यू विल बी मोर लर्नेड देन एनीवन एल्स इन द विलेज, एक दिन ऐसा आएगा तुम इस गांव में सबसे ज्यादा कंपेयर करोगी तो उससे ज्यादा तुम विद्वान हो जाओगी, पढ़ने में ठीक रहोगी।
और उसके बाद कोई भी तुम पर हंसेगा नहीं। पीपल विल लिसन टू यू, लोग तुम्हें सुनेंगे। कैसे सुनेंगे? विद रेस्पेक्ट, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, बिना किसी हकलाहट के तुम बोलोगे। अंडरस्टैंड? समझ गई ना? अब घर जाओ और कल वापस जल्दी आना, सुबह जल्दी आना। भोली को ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरे गांव के मंदिर की सारी घंटियां एक साथ बज गई। मतलब इतना उतना खुश थी वो भोली उस समय की पूछो ना। और trees in front of the school house had blossomed into big red flowers, और जो पेड़ था बिल्कुल रेड फ्लावर्स वो खिल गए सब, और उसके हार्ट में थ्रॉबिंग विद न्यू होप एंड न्यू लाइफ। सोचिए आप, इतने समय के बाद घर में ऐसा नहीं हुआ, स्कूल में ऐसा हुआ, और उसकी क्या किया कि हार्ट उसका बीट कर रहा था। थ्रॉबिंग मीन्स बीट करना, धड़कना, विद न्यू होप एंड न्यू लाइफ, जिसमें एक नई जिंदगी, नई एक आशा। और उसके बाद जो है, और उसके बाद यह 10 years passed, इस तरीके से ईयर गुजरते गए। विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, और धीरे धीरे वो स्मॉल टाउन में कन्वर्ट हो गया। एक प्राइमरी स्कूल भी वहां खुल गया। प्राइमरी स्कूल तो खुला ही था, वो हाई स्कूल में कन्वर्ट हो गया। एंड देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर ए टिन शेड, और टिन शेड के नीचे सिनेमा भी आ गया। कॉटन गिनिंग मिल भी आ गई, और वहां पर एक जो है एक मेल ट्रेन भी रुकना शुरू हो गई। एक मेल ट्रेन थी वो भी रुकने लगी वहां पर। एक रात आफ्टर डिनर रामलाल सेड, ओ भाई क्या कर रहे हो? ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि डिनर के बाद रामलाल जो है ना उसकी वाइफ से, अपनी वाइफ से कहता है, तो क्या हमें दिसंबर का जो प्रपोजल है, शादी का जो प्रस्ताव, से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? तो दिसंबर की जो वाइफ थी उसने कहा कि सर्टेनली, बिल्कुल। भोली लकी होगी ऐसा वेल टू डू ब्राइड ग्रूम पा करके, इतना ही धनाढ़, इतना रिच वर पा करके बहुत खुश रहेगी। उसकी एक बड़ी शॉप भी है, उसका घर, अपना घर है। मैंने सुना है कि कई कई थाउजेंड उसके बैंक में है। और जो भी हो, इसके अलावा वो दहेज भी तो नहीं मांग रहा है, दैट्स राइट। तो उसने कहा कि ठीक है, बढ़िया है, बट एक बात तो तुम भी जानती हो कि वो दिसंबर जो है इतना यंग नहीं है, वो तो मेरी एज के है। सोचिए, भोली की शादी, भोली की माँ कह रही है कि मान लो, भोली का पिता कह रहा है कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसकी उम्र मेरे बराबर है। यानी एक अपनी बेटी की शादी, सोचिए किसके साथ, कितनी उम्र ज्यादा है, कितनी उम्र ज्यादा उसके साथ। तो जब ये बात आई तो उसकी वाइफ कहती है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, सो व्हाट डज इट मैटर, इससे क्या फर्क पड़ता है, उसकी 45 या 50 कोई बहुत बड़ी एज थोड़ी ना होती है। भोली तो बड़ी लकी होगी, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि दूसरे गांव से है, दिसंबर दूसरे गांव से है, और उसे इसके पोक मार्क्स और लैक ऑफ सेंस के बारे में पता भी नहीं है। उसको नहीं पता है कि भोली जो है देखने में इतना खराब है, और ऊपर से दिमाग उसके पास इतना नहीं है। अगर हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तो हमेशा के लिए वो कुंवारी ही रह जाएगी, उसकी शादी नहीं हो पाएगी। तो उसके फादर ने कहा कि सही कह रही हो, लेकिन भोली क्या कहेगी, भोली क्या सोचेगी इसके बारे में? उसके फादर ने ये बात कही कि भोली क्या सोचेगी। तो उसने कहा कि उसकी माँ कहती, मतलब भोली की माँ कहती है, वो विटलेस क्या कहेगी, अकलहीन, जिसके पास बुद्धि नहीं हो क्या बोलेगी, है ना। अरे वो सी इज लाइक अ डम काउ, एक गूंगी गाय के जैसी है वो क्या बोलेगी, है ना। तो उसका हस्बैंड बोलता है, रामलाल कहता है, मे बी यू आर राइट। रामलाल ने कहा, हो सकता है तुम सही हो, ठीक है। उसके बाद अब ध्यान से देखिए, इन द अदर कॉर्नर, उसी को जहां भी ये बात हो रही है, उसी आंगन के कॉर्नर में भोली जागती हुई सारी बातें सुन रही थी, और अपने पेरेंट्स जो भी विस्पर्ड कन्वर्सेशन कर रहे थे, फुसफुसा के जो बातचीत कर, सब सुन लिया उसने। विशंबरनाथ एक रिच ग्रोसर था, उसकी अपनी जनरल स्टोर थी, पंसारी की दुकान थी, और वो एक बड़ी पार्टी के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ आया शादी के लिए, ब्रास बैंड लेकर के। और पॉपुलर ट्यून बज रही थी, इंडियन फिल्म, कोई इंडियन फिल्म की ट्यून बज रही होगी, जो भी बज रही हो उस समय, मेरे यार की शादी है, जो भी बज रहा हो वो, तो उससे पॉपुलर ट्यून जो भी रहा हो। तो आगे आगे प्रोसेशन के ब्रास बैंड चल रहा था, ब्राइड ग्रूम भी डेकोरेटेड हॉर्स
सजा हुआ घोड़ा उस पर बैठा हुआ। और उसके बाद रामलाल ओवरजॉयड था, बहुत ज्यादा खुश था। इतना पॉम्प एंड स्प्लेंडर, शान शौकत वाली बारात, इतना उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी चौथी बेटी जो है उसका इतनी ग्रैंड वेडिंग होगी। उसने कभी सोचा नहीं था कि मेरी जो फोर्थ डॉटर है उसकी इतनी ग्रैंड वेडिंग होगी। भोली की जो बड़ी बहनें थी जो उस ओकेजन पर आई थी, भोली के लक से इनवेस जलन उनको हो रही थी कि बताओ हम लोग इतना हेल्दी, गुड लुकिंग, अच्छा बुद्धि, सब कुछ इतना अच्छा नहीं, इतनी अच्छी शादी नहीं हुई, इसकी इतनी अच्छी शादी। और जब वो ऑस्पिशियस मोमेंट आया तो पुजारी ने कहा कि अब दुल्हन को ले आओ। भोली जो कि बिल्कुल रेड सिल्क एंड ब्राइडल ड्रेस में, दुल्हन के कपड़े में, रेशमी क्लैड पूरा कपड़े पहनी हुई थी, क्लैडिंग की थी, लाई गई दुल्हन के जगह पे। और बिल्कुल उस पवित्र अग्नि के पास में जो सैक्रेड फायर थी उसके बगल, उसमें से दिसंबर के एक दोस्त ने उसे इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। क्या किया कि गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन को माला पहनाओ। और ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, और उस दूल्हे ने उठाया जो मैरीगोल्ड का बना हुआ माला था उसको उठाया। तब तक एक औरत जो थी वो सिल्कन व्हील ऑफ द ब्राइड्स फेस, जो रेशम का जो घूंघट था उसको हटा दिया, स्लिप कर दिया। भोली के चेहरे पर से वो घूंघट हट गया और ब्राइड फेस हटते ही दिसंबर ने लिखा है ना, टुक अ क्विक ग्लांस, एक एक निगाह जल्दी से डाली उसमें, और वो माला ऐसे कैसे पॉइज्ड। जैसे माला डालने जा रहा था, जैसे दिसंबर ने उसका चेहरा देखा तो उसको पोक मार्क्स दिख गया, पूरा चेहरा अगली फेस दिख गया, डिसफिगर्ड पूरा। और वहीं पे रुक गया और उसने अपने दोस्त से कहा कि देखो इसके चेहरे पर तो बहुत ज्यादा निशान है, पोक मार्क्स हैं इसके चेहरे पर। तो उसका दोस्त भी बोलता है तो क्या फर्क पड़ता है, तुम भी तो बड़े यंग नहीं हो, तुम भी तो युवा नहीं हो, कमी तो तुम्हारे में भी है। तो उसने कहा कि चाहे जो भी हो, मैं अब शादी तभी करूंगा जब इसका फादर मुझे 5000 रुपीज देगा। कहानी में ट्विस्ट देखिए, और कहा कि अब मैं शादी तभी करूंगा जब इसका फादर मुझे 5000। इतना सुनने के बाद रामलाल गया और जो उसकी पगड़ी थी, जो पगड़ी यानी जो इज्जत का जो बताते हैं ना कि ये, तो रामलाल बेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर, उसका जो सम्मान था, जो उसकी इज्जत थी, पगड़ी उसकी रख दिया उसके पैरों में, दिसंबर के पैरों में। कहता है कि इतना बेइज्जत मत करिए, इतना अपमानित मत करिए हमें, 2000 रुपए ले लीजिए। उसने कहा 2000 रुपए ले लीजिए। कहता है नहीं, 5000, 5000 हमें चाहिए, या फिर हम वापस जा रहे हैं, वी गो बैक, वापस जा रहे हैं, वी गो बैक, वापस जाते हैं हम। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को अपने घर पे रखो। आपको पता है सामने अगर दरवाजे पर से बारात चली जाए तो कितनी बड़ी बेइज्जती की बात, कौन ऐसा चाहेगा कि दरवाजे पर से बारात। तो उसने कहा कि बी अ लिटिल कंसिडरेट, प्लीज प्लीज थोड़ा सा लिहाज करिए, थोड़ा सा लिहाज करिए। इफ यू गो बैक, अगर आप वापस चले जाते हैं तो आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं कभी भी गांव में अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा, दिखा सकता हूँ। एंड देन तो उसने कहा ठीक है, तो 5000 रुपए निकालो, अगर गांव में चेहरा अपना दिखाना चाहते हो, इज्जत से भरा हुआ चेहरा, तो 5000 रुपए निकालो। आंसू बह रहे थे उसके चेहरे से, नीचे आ रहे थे, आंख से चेहरे पे नीचे आ रहे थे। रामलाल गया, तिजोरी खोला, काउंट किया और ला करके इसके ब्राइड ग्रूम के पैरों में वो 5000 रुपए डाल दिए। दिसंबर का ग्रीडी चेहरा एक बार अपीयर कैसे दिखा, ट्रायम्फेंट स्माइल, चेहरे पर एक विजयी मुस्कान कि मैं तो जीत गया। 5000 रुपए उसने निकलवा लिए, उसके चेहरे पर एक जीत यानी विजयी मुस्कान आ गई। और उसने एक जुआ खेला था और वो जीत गया, मतलब उसने गैम्बलिंग की थी कि देखते हैं दांव लगाते 5000 रुपए का, और वो जीत भी गया। और उसने कहा माला लाओ, और जैसे उसने अनाउंस किया कि मुझे माला दो, मुझे माला पहनाना है, अगेन एक बार फिर से घूंघट, उसके व्हील जो था घूंघट सर का वहां से हटा चेहरे से, दुल्हन के चेहरे से, लेकिन दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट। इस बार भोली की आंखें नीची नहीं थी, नजरें नीची नहीं थी, इस बार कोई डाउनकास्टिंग नहीं। शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने होने वाले हस्बैंड की आंखों में सीधा एक टक ऐसे आंख में आंख मिला के देख रही थी।
उसकी आंखों में न तो गुस्सा था न नफरत थी, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, एक ठंडा तिरस्कार था, अपमान था। ठीक है। और बिशंबर ने माला उठाया और जैसे ही दुल्हन के गले में डालने की कोशिश की, उसके पहले ऐसा हो सकता कि भोली का हाथ बिजली की, जैसे लाइटिंग होती ना, बिजली लाइटिंग जब उसी तरीके से हाथ आगे आया और गार्लैंड फ्लंग इनटू द फायर, और गार्लैंड कहाँ चला गया? आग में जाकर के फेंक उठा। एंड शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, उठी और घूंघट को उठा के फेंक दिया। और उसके बाद पिताजी सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, पिताजी, उसका फादर मदर सिस्टर ब्रदर रिलेशंस में जितने लोग थे सब के सब स्टार्टलेड, सब चौंक गए। क्यों चौंके? कि उसको इतना बिल्कुल स्लाइटेस्ट स्टैमर नहीं, बिना हकलाए बोल रही थी वो। क्योंकि याद होगा उसके टीचर ने कहा था कि एक समय आएगा तुम बोलोगी लोग सुनेंगे तुमको, और वो बिना स्लाइटेस्ट स्टैमर के बोल रही थी, पिताजी टेक बैक योर मनी, अपना पैसा वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, इस आदमी से मैं शादी करने नहीं जा रही हूं। रामलाल बिल्कुल थंडरस्ट्रक, बिल्कुल शॉक्ड, स्टूपिफाइड। गेस्ट बिगेन टू विस्पर, मेहमान जितने थे सब फुसफुसाना शुरू कर दिए। इतनी बेशरम, इतनी कुरूप देखने में, इतनी बेशरम। तब उसका फादर चिल्ला के कहता है, भोली पागल हो, क्रेजी हो तुम, यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, अपनी परिवार को ही तुम कलंकित करना चाहती हो, है ना। हैव सम रिगार्ड फॉर और इज्जत, कम से कम कुछ तो हमारी इज्जत का लिहाज करो। तो उस भोली ने जवाब दिया, फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, आपकी इज्जत के वास्ते ही पिताजी, मैं आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम एंड ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े और बूढ़े आदमी से, क्योंकि हाँ बिशंबर की एक चीज भूल गया, बिशंबर लिंपिंग भी करता था, लंगड़ाता भी था, मैं इस लेम और ओल्ड मैन से शादी कर रही थी पिताजी। और सचमुच में भोली ने अपोज नहीं किया था। आज बिशंबर अगर इस तरह न निकला होता तो भोली अपोज नहीं करती। पिताजी आपकी इज्जत के वास्ते मैं से शादी करने के लिए विलिंगली, मतलब विलिंग का मतलब अपनी इच्छा दिखा रही थी, बट आई विल नॉट हैव सच मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं अपने पति के तौर पे ऐसा आदमी नहीं चाहती जो मीन हो, तुच्छ हो, लालची हो, घृणा का पात्र हो, डरपोक हो, कायर हो, ऐसा हस्बैंड नो नो, आई वोंट, मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। व्हाट अ सेमलेस गर्ल, व्हाट अ सेमलेस गर्ल, शी वाज अ हार्मलेस डम काउ। तब तक एक आंटी रहती है, वो कहती है कितनी बेशरम लड़की है ये, हमने तो सोचा बिल्कुल ये हार्मलेस डम काउ है, एक ऐसी गूंगी गाय है, एक सीधी सादी गाय है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। भोली वायलेंटली मुड़ी मुड़ी की तरफ उस वुमेन से कहती है, हाँ आंटी सही है आप, यू ऑल थॉट दैट आई वाज अ डम ड्रिमन काउ, आपने यही सोचा मैं वही गूंगी और सीधी सादी गाय हूं, और चाहे दैट्स वाई आप लोगों ने क्या चाहा कि मेरा हाथ किसको दे दिया जाए? इस हार्टलेस क्रीचर को दिया जाए, इस एक ऐसे इंसान के जिसके पास हृदय ही नहीं है, इससे ये मेरे इसके पास हृदय ही नहीं है, हार्टलेस क्रीचर है ये। बट नाउ द डम काउ, और ये जो गूंगी गाय है, ये स्टैमरिंग फूल जो हकलाने वाली मूर्ख है, इज स्पीकिंग, बोल रही है, डू यू वांट टू हियर मोर, और सुनना चाहती हो क्या? उसके बाद विशंभरनाथ जो था, जो ग्रोसर था, वो अपनी पार्टी के साथ वापस जाने लगा, और जो बैंड्समैन थे बेचारे, जो बैंड्समैन यानी जो बैंड बाजा वाले थे, वो सब कंफ्यूज, उनको लगा कि सेरेमनी डन हो गई, शादी हो गई, और वो क्या हुआ कि उन्होंने शादी का जो क्लोजिंग डांस, क्लोजिंग सॉन्ग होता है, उसको बजाना शुरू कर दिया कि शादी हो गई, उनको लगा शादी हो गई। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, जमीन पे एकदम बिल्कुल रूटेड, जैसे जड़वत है, ऐसे बिल्कुल खड़ा, और उसके बाद हेड बाउड, सिर नीचे झुका हुआ, लो विद वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, दुख भी शर्म भी, दुख इस बात का कि शादी नहीं हुई, शर्म इस बात की पूरे समाज, इज्जत, सारे गांव वाले क्या सोचेंगे। जो पवित्र पगनी थी, उसकी जो आंच थी, लपटें थी, वो धीरे धीरे खत्म हो गई, यानी आग बुझ गई, हर कोई जा चुका था। रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और कहा, लेकिन बट व्हाट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब कभी तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। क्या करेंगे? व्हाट शैल वी डू विद यू, क्या करेंगे तुम्हारे साथ हम?
एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस, सुलेखा ने कहा वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी, बिल्कुल शांत पूर्ण आवाज में, किस स्थिर आवाज में कहती है, क्या कहती है, डोंट यू वरी पिताजी, आप चिंता ना करें पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू, आपके बुढ़ापे में मैं आपकी सेवा करूंगी। ये वही लड़की है जिसको पूरे समय तक ओवरलुक किया गया, नेग्लेक्ट किया गया, आज एजुकेशन का असर देखिए कि उन सब चीजों को सहने के बाद अच्छा कदम उठाई और कह रही है कि बुढ़ापे में आपकी और माँ की सेवा करूंगी। आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां मैंने इतना सब कुछ सीखा। यानी जो भोली ने नो शब्द बोला, आई वोंट आई वोंट आई वोंट, यानी एक अच्छा डिसीजन मेकर बनी भोली, आज उसी एजुकेशन के बल पे बनी और कह रही कि मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां मैंने सारी चीजें सीखी, जहां मैं इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाना सीखी। उस समय में, जिस समय में सब लोग कुछ नहीं बोलते थे, चुप्पी मार के बैठे रहते थे, उस समय एजुकेशन कितना तेज असर किया, भोली ने डिसीजन लिया। और उसके बाद इजंट दैट राइट मैम, मैम ये सही है ना, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां मैंने सीखा। अब वहीं पे आया कि द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन द कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा, ये सारा ड्रामा टीचर जो है ना उस समय जो कुछ हो रहा था वही कॉर्नर में खड़े खड़े देख रही थी और उन्होंने जवाब दिया, यस भोली, हाँ भोली बिल्कुल, ऑफ कोर्स, सी रिप्लाइड, एंड इन हर स्माइलिंग आईज वो द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। और उस समय जब टीचर ने ये बात कही तो लिखा है कि उनकी आंखों में स्माइलिंग आईज, टीचर की मुस्कुराती आंखों में क्या था, लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन, लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन। जब कोई टीचर अपने स्टूडेंट को सक्सेस होते देखता है तो उसकी आंखों में डीप सेटिस्फैक्शन होता है। बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आर्टिस्ट फील करता है, कब, कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, जब कोई आर्टिस्ट अपनी सर्वोत्तम कलाकृति बनाता है, मास्टरपीस बनाता है, और जब उसको ऐसे कंटेम्पलेट करते हुए, विचार मग्न ध्यान से देखते हुए सोचता है, उसको देखता है, तो उस समय जो फीलिंग आती है, कुछ वैसी ही फीलिंग आज भोली की मैम की आंखों में भी दिख रहा था, कुछ उससे ही लग रहा था। इस पर बोर्ड ने पूछा है कि भोली की टीचर जो थी वो ये जो आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ अ मास्टरपीस, ऐसा क्यों? अब आप इसका आंसर कर सकते हैं कि शायद इसलिए कि आज भोली को वो बना ले गई जो भोली को बनाना चाहती थी। ये वही भोली है जिसको पूरा इस तरीके से इसके परिवार ने ही साथ नहीं दिया और आज भोली इस लेवल पे आगे बढ़ चुकी है। ये काफ़ी बड़ी स्टोरी थी, इसको आपने समझा जाना। ठीक है, तो माय स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्दी ही एक नए लेक्चर के साथ, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।